हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र में उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि वृक्क क्या होता है, किडनी क्या होती है और किस प्रकार से वो काम करती है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पिछला पार्ट देखिए, तभी जाकर के ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम आज बात करने वाले हैं वृक्क की एक इकाई जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि संपूर्ण उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, लेकिन इससे पहले आइए मैं बता देता हूँ। मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? पहला मैंने बताया जो वृक्क होता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है। कौन है? जो ये वृक्क है ये, ठीक है। दूसरा भाग मैंने दूसरा अंग कौन सा बताया? मूत्र नलिका। तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। ये 4 प्रकार के अंगों से अपना उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना होता है। लेकिन जो वृक्क है उसके अंदर वो बहुत सारे लाखों छोटी छोटी नेफ्रॉन इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में देखना पड़ेगा अपने को। तो देखिए, नेफ्रॉन का मैं बताता हूँ कि जो प्रत्येक नेफ्रॉन है उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 2 भाग? 2 भाग देखो, एक तो होता है बोमन संपुट और दूसरा होता है वृक्क नलिका। अब देखो, बोमन संपुट के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो बोमन संपुट ना, यह नेफ्रॉन का ऊपरी भाग होता है। पहले आप डायग्राम देखो, नेफ्रॉन की संरचना आपको दिखाई दे रही है। नेफ्रॉन के अंदर आपको जो ये गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, यह गोलाकार भाग क्या है? ये है अपना बोमन संपुट है, जिसके अंदर आपको ये रेशे से दिखाई देना, रेशेदार संरचना दिखाई दे रही है गोलाकार। ये है बोमन संपुट। और इसके जो नीचे की ये जो नलिका है, ये नलिका क्या है? अपनी वृक्क नलिका है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या होता है इसके अंदर। तो जो नेफ्रॉन होता है इसका ऊपरी भाग में क्या होता है? कप के नुमा थैला होता है। कप के नुमा थैला होता है, मतलब गोलाकार कप जैसा होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें शाखा अभिवाह धमनियां, नाम याद रखना क्या? शाखा अभिवाह धमनियां, उनकी जो कोशिकाएं होती है उनका गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? ध्यान से देखो एक बार वापस कि जो नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में कपनुमा थैला होता है, कौन? बोमन संपुट, जिसमें शाखा अभिवाह धमनियों की कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है, नाम याद रख लेना। तो ग्लोमेरुलस के बारे में देखते हैं। इससे पहले आप ये देखिए, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, इसके बारे में देखते हैं। मतलब जो ये आप गुच्छे जैसी संरचना देख रहे हो, ये एक नलिका है मान लो, है ना। तो इसके अंदर अशुद्ध रक्त को लाने के लिए जो नलिका होगी उसको हम वृक्क धमनी बोलते हैं। और जब रक्त फिल्टर हो जाएगा और उसके बाद में उसको बाहर निकाला जाएगा, तब उसको बाहर निकालने के लिए जो नलिका होती है ना, उस नलिका को बोलते हैं वृक्क शिरा। अब देखो ये, अब देखते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस का एक शिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, जो अशुद्ध रक्त को लाती है उसको क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी से। तथा दूसरा शिरा वृक्क शिरा से जुड़ा होता है। वृक्क शिरा क्या होती है? जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है बाहर की ओर, है ना। अब देखो, नेफ्रॉन का दूसरा भाग क्या है? नेफ्रॉन का दूसरा भाग है वृक्क नलिका। अब वृक्क नलिका क्या होती है? काम क्या होता है? देखो कहाँ पे स्थित होती है। तो यह बोमन संपुट के नीचे स्थित एक नलिका है, जिसका क्या दूसरा हिस्सा, है ना, इस नलिका का दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा होता है? अपनी मूत्र नलिका से जुड़ा होता है भाई। एक सिरा तो किससे जुड़ा हो गया? इस बोमन संपुट से, और दूसरा सिरा आकर के कहाँ जुड़ जाएगा? मूत्र नलिका में जुड़ जाएगा, ठीक है। और मूत्र नलिका आगे फिर चली जाएगी मूत्राशय में, ये पढ़ेंगे। तो क्या बोला मैंने कि यह बोमन संपुट के नीचे स्थित एक नलिका है, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र नलिका से जुड़ा रहता है। और देखो इसके जो ये नलिका है, इसके मध्य भाग में देखो, नीचे देखो आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये यू आकार की नलिका दिख रही है ना, मतलब अपने हेयर, लड़कियां लगाती है ना, हेयर के अंदर पिन लगाती है। ये जो नलिका है नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? इस लूप को क्या बोलते हैं? हेनले लूप बोलते हैं। इसके मध्य भाग में क्या होता है? हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप याद रख लेना आप। अपना उत्सर्जन तंत्र का एक भाग कंप्लीट हो गया, जिसको अपन वृक्क बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया। दूसरा भाग देते हैं मूत्र नलिका। तो मूत्र नलिका क्या होती है? देखो, जो प्रत्येक वृक्क होता है, 2 वृक्क होते हैं, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र नलिका निकलती है, जो कहाँ पे खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। तो लिख लें इस बात को, क्या बोलेंगे?
कि प्रत्येक वृक्क से अपने कितने वृक्क होते हैं, 2 वृक्क होते हैं, तो प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र नलिका, क्या मूत्र नलिका निकलती है, ठीक है। अच्छा, मूत्र नलिका निकलती है जो क्या करती है, जो मूत्र को कहाँ पर ले जाती है, जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाती है, कहाँ तक, मूत्राशय तक ले जाती है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है इनके बारे में तो। अच्छा, अब मूत्राशय क्या होता है, इसमें क्या बोल सकता हूँ कि वह अंग जो मूत्र को इकट्ठा करता है, क्या बोलेंगे, वह अंग जो मूत्र को क्या करता है, इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है, क्या करता है, संग्रहित करता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है भाई मूत्राशय की, हम बोल सकते हैं कि यह मूत्र की मात्रा के अनुसार, यह मूत्र की मात्रा के अनुसार क्या हो सकता है, फैल सकता है ना, फैल सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये खास बात है भाई, जितना मूत्र आएगा उतने उसी के हिसाब से अपने आकार को बड़ा करता जाएगा, लेकिन इसकी भी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उतना ही ये बड़ा हो सकता है, इसके बाद में बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद में क्या होगा, अपने को संकेत मिलेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मूत्र त्यागने की इच्छा होगी, है ना, और फिर इसके अंदर जो मूत्राशय की दीवारें हैं, इसकी जो पेशियां हैं, दाब लगा करके क्या कर देगी, मूत्र को मूत्र मार्ग की ओर प्रेषित करेगी, है ना, और फिर क्या करेंगे, जो ये मूत्र मार्ग है इसके द्वारा अंतिम रूप से मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। मूत्र का अंतिम रूप से क्या बोलेंगे कि मूत्र का अंतिम रूप से उत्सर्जन इस अंग के द्वारा होता है, क्या बोलेंगे कि इस अंग के द्वारा होता है। तो ये अपना क्या हो गया, अपना उत्सर्जन तंत्र हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने अंगों के बारे में तो बता दिया, लेकिन मूत्र निर्माण कैसे होता है उसके बारे में तो नहीं बताया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मूत्र निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मूत्र निर्माण है ये मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होता है। अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं, 3 चरण हैं। 3 चरण कौन से हैं, पहला हो गया गुच्छीय निस्पंदन, मतलब जो अपना बोमन संपुट है वहां पर इसका निस्पंदन, मतलब फिल्टर होगा वहां पे। इसके बाद में होता है इसका पुनः अवशोषण, मतलब जो अपनी वरक नलिका होती है, बोमन संपुट के नीचे जो वरक नलिका होती है वहां पर इसका पुनः अवशोषण का कार्य संपन्न होता है। जब अधिक मात्रा में मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो उसको मूत्र नलिका के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से 3 चरणों में संपन्न होता है। तो आइए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जो रक्त होता है, जो वरक के अंदर रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त होता है, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, है ना, ये सब होते हैं, तो उसको फिल्टर करते हैं। तो जो रक्त है वो वरक के अंदर, ये देखो आप वरक देखो इसकी संरचना, इसके अंदर वरक धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है, बोमन संपुट के अंदर। और बोमन संपुट के अंदर क्या होते हैं, शाखा अभिवाह धमनियां होती हैं जो कोशिकाओं के रूप में, है ना। तो वहां पे क्या होता है, उस रक्त के अंदर से जो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, लवण है, यूरिया है, उन सब को कहाँ पे निकाल लिया जाता है, इस बोमन संपुट के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है और बाकी रक्त को वरक शिरा के द्वारा भेज दिया जाता है। अब जो ये जो सामान बच गया यहाँ पे, जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, इसको वरक नलिका के द्वारा, है ना, वरक नलिका के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, इसका पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण कैसे होता है, क्योंकि जो ये वरक नलिका है यहाँ पे इनकी दीवारों के अंदर अवशोषण कोशिकाएं होती हैं, अवशोषित करती हैं इन अपशिष्ट पदार्थों को, लेकिन सभी अपशिष्टों को अवशोषित नहीं करती। जो उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, जैसे जो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, और भी जो भी आवश्यक पदार्थ है उनको तो अवशोषित कर लेती है, और बाकी जो यूरिया युक्त जो द्रव्य पदार्थ बच जाता है उसको ये नलिका आगे भेज देती है मूत्र नलिका की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुनः अवशोषण हो गया, मतलब जो अपशिष्ट था उसके अंदर से भी काम की चीजें हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है और फिर इनको वापस से क्या कर दिया जाता है। जैसे ये नलिका है, इस नलिका के अंदर जो रक्त आएगा इसमें से जो यूरिया है, जो एमिनो अम्ल है ना, एमिनो एसिड है ना, उनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ग्लूकोज है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और फिर इनको भेज दिया जाता है, अपने रक्त के अंदर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो अशुद्ध युक्त यूरिया युक्त है ना, उसको आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है और ये क्या करता है, मूत्र नलिका के द्वारा फिर आगे जाके
मूत्राशय में आगे जाके मूत्राशय के अंदर क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है, ये जो मूत्र है ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, हमने गुच्छे निस्पंदन पढ़ लिया। पुनः अवशोषण क्या होता है इसके बारे में बताया मैंने। अब देखो स्त्रवण क्या होता है। सीधी सी बात है कि जो मूत्राशय है अगर उसके अंदर क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो संकेत देगा क्या, किसको, जो ये जो मूत्राशय, इनको मूत्राशय की पेशियों को संदेश मिलता है और मूत्राशय की पेशियां हैं ये संकुचन करती हैं और दाब लगाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो अपना ये मूत्र मार्ग होता है इसके ऊपर जो अवरोध है ये हट जाता है, शिथिल पड़ जाती हैं इसकी पेशियां और अवरोध हट जाता है और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, मूत्र को उत्सर्जित कर पाते हैं। तो ये हो गई मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो मूत्र है उसका निर्माण 3 चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन सा, गुच्छे निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। गुच्छे निस्पंदन के अंदर क्या होता है, देखो कि जो वृक्क धमनी द्वारा लाए गए अशुद्ध रक्त को नेफ्रॉन के बोमन संपुट द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो बोमन संपुट होता है उसके अंदर 1 मिनट के अंदर लगभग 1000 से 1200 ml मतलब लगभग 1 लीटर के आसपास रक्त होता है। उसके अंदर से यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जो लवण है और भी जो अशुद्धियां हैं उनको पृथक करके उसको फिल्टर कर दिया जाता है, ठीक है, तथा लवण को पृथक करके फिल्टर कर दिया जाता है, जो कि क्या होता है, वृक्क नलिका से गुजरता है। जो ये फिल्टर होने के बाद में जो अपशिष्ट है वो कहाँ से गुजरता है, वृक्क नलिका के अंदर छोड़ दिया जाता है और वहां से गुजरता हुआ आगे स्थानांतरित होता है। अच्छा, अब देखो पुनः अवशोषण का काम कहाँ पे होगा, वही उसी नलिका में, वृक्क नलिका में होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, वृक्क नलिका की उपकला कोशिका, इसके अंदर क्या होती हैं, उपकला कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा, उपकला कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जो लवण है, जो भी आवश्यक तत्व हैं, है ना, अन्य उपयोगी पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण करके उनको पुनः रक्त में भेज दिया जाता है। मतलब जो आवश्यक है उनको तो रक्त में भेज दिया और बाकी जो बच गया उसको आगे भेजेंगे। देखो तो जो पुनः अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को, तो जो आवश्यक तत्व हैं उनको तो भेज दिया, रक्त के अंदर भेज दिया जाता है, पुनः रक्त में भेज दिया जाता है, और जो उन रक्त, अशुद्ध रक्त में से अनावश्यक निकलने के बाद में जो शुद्ध रक्त है उसको कहाँ पे भेजते हैं, देखो उसको क्या करते हैं, पुनः अवशोषण के पश्चात जो साफ रक्त होता है ना, उसको अपवाह धमनियां क्या कर लेती है, उसको अपवाह धमनिका इकट्ठा कर लेती है, संग्रहित करती हैं, ठीक है। जो शेष अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ को, अब देखो जो रक्त है उसके अंदर से अपशिष्ट बचा उसको क्या करते हैं हमने, वो रक्त नलिका के अंदर छोड़ दिया, वहां से गया, वहां पे क्या हुआ, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण हो गया, और जो शेष बचेगा, शेष जो भी अपशिष्ट बचेगा थोड़ा बहुत यूरिया युक्त, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, हम मूत्र कह देते हैं। तो क्या बोला कि शेष अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, मूत्र के रूप में, किसके द्वारा, मूत्र नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है, ठीक है। जो मूत्र नलिकाएं होती हैं वो जुड़ी होती हैं, जो अपनी वृक्क नलिका होती है इससे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो वृक्क नलिकाओं से अपशिष्ट को तरल के रूप में, मूत्र के रूप में कहाँ पे भेजेंगे, मूत्र नलिकाओं में, और मूत्र नलिकाएं होती हैं वो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है मूत्र का स्त्रवण, मतलब निष्कासन करना उसका शरीर से बाहर। तो क्या होते हैं, पर्याप्त मूत्र जमा होने पर, मूत्राशय के अंदर अगर पर्याप्त मात्रा में मूत्र जमा होने पर क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त ऐच्छिक संदेश, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपने को संदेश देगा, उन ऐच्छिक संदेश से क्या होते हैं, मूत्राशय की जो पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें संकुचन पैदा होता है, और संकुचन पैदा होता है, इससे क्या होता है, जिससे मूत्र की जो अवरोधनी है, मूत्र नलिका होती है अंतिम रूप से वहां पे अवरोधनी लगी होती है जो मूत्र को रोके रखती है अपने मूत्राशय के अंदर। तो जो मूत्र अवरोधनी है वो शिथिल पड़ जाती है और जो मूत्र है वो निष्कासन उसका हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन होता है। अच्छा, जो मूत्रण को संपन्न करने वाले जो ये तंत्रिका है इसको क्या कहते हैं, उस तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। नाम याद रख लेना इसको, मूत्रण प्रतिवर्त किसको कहते हैं पूछ ले तो मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं भाई, मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।